सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वन राज। कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10th का। तो सबसे पहला क्वेश्चन, लाइट इज अ वेव और पार्टिकल और बोथ? बोथ आसान है, बोथ, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन इज, लाइट का जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी था वो किस साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, प्रपोज किसने किया था? कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, सबसे पहला नाम याद नहीं है, इनका नाम था डेस्कार्टेस। क्या नाम था? डेस्कार्टेस। ध्यान रहेगी बात। थर्ड क्वेश्चन, कॉर्पस्कुलर थ्योरी वॉज फर्दर डेवलप्ड बाय, इनका तो नाम याद होगा। हाँ बिल्कुल, फर्दर डेवलप्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। ये तो याद होंगे ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉब्लम्स क्या थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी में? प्रॉब्लम्स विद कॉर्पस्कुलर थ्योरी। सोचे कल मैंने डिस्कस किया था कि इसको क्यों रिजेक्ट किया गया। एक तो था, ध्यान है, पार्शियल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और एक थिन फिल्म इंटरफेरेंस या ऑयल वाला जो था ना, वाटर ऑयल वाला। तो इसमें दो प्रॉब्लम्स आई थी। पहला तो था इसमें पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा था इसमें थिन फिल्म इंटरफेरेंस। वो जो तेल जब डाल देते ना कि सरफेस पे, तो किसी एंगल पे तो कलर दिखेंगे, वो कलर चेंज हो जाते हैं, तो व्हाई इट इज हैपनिंग, तो ये इसमें एक्सप्लेन नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ था, कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बाद कौन सा थ्योरी आया? वेव थ्योरी। कौन सा थ्योरी? वेव थ्योरी। अच्छा, इसमें अगला क्वेश्चन, हु प्रपोज वेव थ्योरी? नाम था इनका क्रिश्चियन हाइगन। क्या नाम था? क्रिश्चियन हाइगन, ठीक है। फिर एक इसमें मैंने डिस्कस किया था आपसे, YDSE एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नहीं, किस साइंटिस्ट ने किया था इसको? थॉमस यंग। किन्होंने किया था? थॉमस यंग, ठीक है, 1801 में। फिर याद है एक चीज हुई थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नहीं याद है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कल डिस्कस किया था। नहीं कि ये कोई एक्सपेरिमेंट्स हुआ कि जैसे जब लाइट ऑन की, जैसे ये था ना, इसका मैंने ट्यूब का एग्जांपल लिया कि जैसे ही आपने एक सोर्स ऑन किया लाइट का, तो क्या हुआ, इसके स्पार्क्स की इंटेंसिटी बढ़ गई, है ना। तो जिससे प्रूव हुआ कि लाइट से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, माने लाइट कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती है, जिसको कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर इसमें भी प्रॉब्लम्स आई थी, इसमें भी प्रॉब्लम्स आई थी। उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे बहुत ही फेमस, सर एल्बर्ट आइंस्टीन ने। नहीं, और इसी के लिए इन्होंने 1905 में एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसकी वजह से 1929 में इनको क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज मिला था। इज दैट क्लियर बेटा? ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की। इज दैट क्लियर? थ्योरेटिकल थोड़े से क्वेश्चंस है फर्स्ट में। इज दैट क्लियर? तो पहली चीज तो लाइट इज अ वेव, पार्टिकल और बोथ, बोथ। सेकंड क्वेश्चन, कॉर्पस्कुलर थ्योरी किसने दिया था? डिस्कार्टेस। फर्दर किसने डेवलप किया था? सर आइजैक न्यूटन। प्रॉब्लम्स क्या है? दो प्रॉब्लम्स थी, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड थिन फिल्म इंटरफेरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा थ्योरी आया? वेव थ्योरी। किसने दिया था? क्रिश्चियन हाइगन। फिर आया YDSE। फिर क्या आया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर क्या था, उसको किसने एक्सप्लेन किया? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। कौन से साल में? 1905, जिसके लिए 1929 का नोबेल प्राइज उनको मिला था ना। ये थ्योरेटिकल डिस्कशन हो गया। आइए अब इसमें थोड़ा ना न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि ये, मान लीजिए कोई सरफेस आपको दिया हुआ है, सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से मान लो लाइट रे कोई आया,
एंड सपोज इट मेक्स एन एंगल ऑफ 10 डिग्री, और यहाँ से मान लीजिए कुछ ऐसे मूव करेगा. सपोज दिस एंगल इज x, दिस एंगल इज y एंड दिस एंगल इज z. सो बेटे सबसे पहले तो आप बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है. आसान है, 10 डिग्री. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 10 डिग्री. नहीं. थर्ड चीज आपसे पूछे बताइए एंगल एक्स कितना है. 10 डिग्री. वेरी गुड. अब आपसे पूछे बताइए एंगल वाई कितना होगा. 80 डिग्री. वेरी गुड. अब पूछे बेटा एंगल जेड कितना होगा, बोलो. 100 या कुछ और होगा. 180 माइनस 2i. चलो वो तो था ही. आई कितना है यहाँ पे 10 है, तो कितना होगा 180 माइनस 20 कितना हो गया 160 आ जाएगा. अच्छा, एक इसमें ना रिफ्लेक्शन का एक लॉ था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल कैसे होते हैं आपस में, को प्लेनर या सेम प्लेन में. ये इसका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. ठीक है. आइए इसी पे एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. मान लो आपको ये दिया हुआ है कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और इसको हमने मिरर बना दिया. बराबर है. यहाँ से कोई लाइट रहा है मान लो ऐसे, और ये कुछ एंगल मान लो 60 डिग्री है. ये यहाँ से डिस्टेंस है आपका 4 मीटर. तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, और मान लो कि ये भी मिरर है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होगा. इज दैट क्लियर. तो बेटे इसमें पहली चीज तो अगर पूछें, ये मान लो मिरर 1, इसको मान लो आप मिरर 2. ठीक है. ये इसके नॉर्मल्स बना लेते हैं. तो आपसे पूछे अगर मिरर 1 पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा. ध्यान से, ये तो 60 है, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस की नॉर्मल के साथ होता है, वो लेते हैं 30 डिग्री. सेकंड क्वेश्चन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा फर्स्ट मिरर से 30. ये तो आसान है, कर दोगे. अब सेकंड पे मूव करते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड मिरर पे कितना होगा. सोचो. इसको ट्रायंगल को पूरा बना ले यहाँ से यहाँ तक का. ये 60 है तो ये कितना भाई 30, ये 30 तो ये भी कितना भाई 30, ये कितना 90, तो ये कितना, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180. 30 ये 90 है तो कितना बचेगा भाई 60, ये 60 तो ये भी कितना भाई 60. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ सेकंड मिरर पे 60. रिफ्लेक्शन एंगल कितना हुआ सेकंड पे, ये भी 60. ठीक है. बेसिक से क्वेश्चन है. अच्छा, अब एक चीज बताओ, अगर मेरे को ये हाइट निकालनी हो कि इसका हाइट कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये कैसे निकालेंगे. ये 30 है तो ये कितना भाई 60. तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें देखो ये 60 है, ये 4 है, इसको h मान लो. ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम, साइन थीटा कोस थीटा लगाओ. tan 60 कितना होगा h/4, और tan 60 वैसे कितना होता है √3. tan 60 का वैल्यू वो नहीं पढ़ा, 9th क्लास में नहीं पढ़ाते. मैंने 9th क्लास में, कोई बात नहीं, ये होता है √3. कितना होता है √3. तो क्या आ जाएगा बेटा √3 इज इक्वल टू h/4. तो यहाँ से h क्या आ जाएगा आपका 4 इज दैट क्लियर. इज दैट क्लियर. tan 60 का वैल्यू याद कर लो, ये होता है √3. कितना. चलो आज अभी पहला काम यही कर लेते हैं. देखो एक टेबल बनाता हूँ, सीरियल नंबर. दिस इज योर थीटा, दिस इज साइन थीटा, दिस इज कोस थीटा, दिस इज tan थीटा. क्योंकि क्या है कि हम जो चीज नहीं आती उसे हम एक्सक्यूज दें, उससे बेहतर उसको सीख ले. तो कुछ एंगल्स आपको देता हूं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90.
5 स्टैंडर्ड एंगल्स है, ठीक है। साइन 0 होता है बेटा 0, कितना होता है साइन 0? 0। अभी लिखो मतलब इसको यहीं पे सीख लो, और लिखने का टाइम दूंगा आपको तब लिख लेना। साइन 0 होता है 0, कितना? साइन 30 होता है बेटा 1/2, कितना होता है? 1/2। साइन 45 इज 1/√2। साइन 60 होता है √3/2। साइन 90 होता है 1। ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैथ्स का कोई सर पढ़ाए, इंग्लैंड में पढ़े, आप यूके पढ़े, लंदन पढ़े, कहीं पढ़े, सारे स्टैंडर्ड वैल्यू सबको यही यूज करना है। हम अपना अपना वैल्यू नहीं बना सकते, बराबर है। तो यू हैव टू लर्न दैट बाय हार्ट। जैसे टेबल होती है ना जूनियर क्लास में, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है, ठीक है। साइन 0 कितना बोले? साइन 0 0 है ना, याद रहेगा। साइन 0 0। साइन 30 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। और साइन 90, अब उल्टा बोलो, साइन 90, साइन 60, साइन 45, साइन 30, साइन 0। अब सीधा बोलो, साइन 0, 30, 45, 60, 90। अब क्रॉस 45 1/√2, 90, 30 30 0, 90, 60, 30, 45, 45 1/√2। कोई बात नहीं, फिर 0। अब फिर सीक्वेंस में आ जाओ। 0 उंगलियों पे, टिप्स पे, 0, 30, 45, 60, 90। अब उल्टा चलो, 90, 60, 45 1/√2, 30, 0। अब सीधा चलो, 0, 30, 45, 60, 90। अब उल्टा चलो, 90, 60, 45, 30, 0। अब नहीं भूलोगे, साइन 30, 30, 45, 0, 60, 90, 30, 60, 0, 90, 60, 45। हो गया? साइन का फंडा क्लियर है। अब कोस पे बात करेंगे। कोस बेटा इसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब टेबल इधर से पढ़ो, क्या? 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0 हो जाएगा। कोस इसका उल्टा है। कोस इसका मतलब उधर से ऊपर से नीचे, इधर से इधर चलो तो कोस हो जाता है, इधर से इधर चलो तो साइन। और ये ध्यान रखना, साइन कोस एक ही, केवल 90 का डिफरेंस होता है। ये बस उल्टे होते हैं, ऐसा मान के चलो, याद हो जाएगा। तो कोस 0 कितना? नहीं 1, उल्टा उल्टा चलो, कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60, कोस 0। अब सीधा चलो, कोस 0, कोस 30, वेरी गुड, कोस 45, कोस 60, कोस 90। अब फिर उल्टा चलो, कोस 90, 60, कोस 60, नहीं उल्टा चलो, कोस 60 1/2, साइन का उल्टा होता है। कोस 45, कोस 30, कोस 0। अब ऐसा करो, चलो कोस के हिसाब से कर लो। कोस अब ऐसी चीज, कोस 0 1, साइन को हटा दो दिमाग से, कोस पे आ जाओ। कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60, कोस 90। अब उल्टा चलो, कोस 90, कोस 60, कोस 30, कोस 0, बेटे कोस 0 1, कोस 0 इज 1। अब सीधा चलो, कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60, कोस 90। याद हो गया? ठीक है। अब 10 पे आ जाओ। tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3, 45 1/60√3 और 90 नॉट डिफाइंड होता है, या इसको कई बार इन्फिनिटी बोल देते हैं, या माइनस इन्फिनिटी, या नॉट डिफाइंड, तीनों एक ही बात है, आगे पीछे का उसमें फर्क होता है, बराबर है। अब 10 का टेबल, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60,
1090 नॉट डिफाइंड कहो, इन्फिनिटी कहो, माइनस इन्फिनिटी कहो, एक ही बात है, बराबर है। याद हो गया। 10-0, 1030, 1045, 1060, 1090 नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। याद रहेगी बात, पक्का। तीनों एक साथ कर लोगे, माने साइन कोस 10, कोई बात नहीं, मुझे पकड़ो। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 90। चलो दोबारा से सुनाओ। साइन 0, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, बराबर है। कोस 0, कोस 30, 45, 60, 90, 10 में 0, 30, 45, 60, 90, याद हो जाएगा। फिर से सुनाओ। साइन 0, 30, 45, 60, 90, कोस में कोस 0, कोस 0, 30, 45, 60, 90, 10-0, 30, 45, 60, 90 नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। हो जाएगा याद। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको बताना है साइन 45 मल्टीप्लाइड बाई कोस 45। पहला क्वेश्चन, साइन 45 इज 1/√2, कोस 45 सेम, तो क्या होगा 1/√2 इंटू √2, रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/2। आसान है। चलो अगला क्वेश्चन ले लो आप, साइन की पावर 4, मतलब साइन 45 की पावर 4, तो 1/√2 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा भाई 1/1 की पावर 4, √2 की पावर 4, ये क्या हो जाएगा 1 की पावर 4, रूट का मतलब पावर हाफ, यहाँ पावर 4, कितना भाई 1/2 की पावर 4/2, और ये कितना 1/2 की पावर 2, यानी कितना भाई 1/4। ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लो। मान लो आपको निकालना है 1045 की पावर 10, सो 1045 कितना 1, तो क्या आएगा 1 की पावर 10, कितना हो गया 1। अब देखो यहाँ पे होता 1045 की पावर 100, ये भी क्या होता आपका 1। एक और ले लो, मान लीजिए होता 1060 की पावर 10, √3 पावर कितना भाई 10, √3 माने 3 की पावर हाफ, होल की पावर 10, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 3 रेज़ टू पावर 10/2, 3 रेज़ टू पावर 5, कितना होगा ये सोचो। 3 3 3 3 और 3, 3 3 जा 9, ये दोनों भी 9 इंटू 3, 9 इंटू 9, 81 इंटू 3, 243 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इस पे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा चलिए एक चीज बताइए, याद होगी पूरी टेबल, फिर से बताओ। साइन 0, साइन 30, 45, 60, 90, 60, साइन में 60, 0, साइन 0, 45, 60, ठीक है। कोस में आ जाओ, कोस 0, 30, 45, 60, 90, 30, कोस में 90, 0, 30, नहीं कोस 30, ठीक है। 10 में आ जाओ, 0, 30, 10 30, 45, 60, 90, याद हो गया। चलो अब रैंडम पूछता हूँ 9 के 9 में से, है ना। साइन 45
45, साइन 60, टेन 60, 60, साइन 45, कोस 90, 90, 1 के 0, साइन 0, टेन 30, 30, 1/√3। चलो टेन 60, साइन 45, साइन 30 हो जाएगा बेटे। बस ऐसी इसकी प्रैक्टिस करनी है, पहले इसको याद कर लो टेबल को, फिर क्वेश्चंस करो, अटकोगे विचलित होगे कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, धीरे धीरे करके हम सीखते हैं, बराबर है। देखो पहले बहुत गलतियां हो रही होंगी, बहुत मुश्किल लगा होगा, अब और आसान लगा, धीरे धीरे और आसान होगा, एंड आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ टाइम चीजें बहुत आसान होगी। कर लोगे इसको पक्का? चलो वापिस रिफ्लेक्शन वाला मैं स्टार्ट करता हूँ। तो रिफ्लेक्शन में अच्छा ये था, चलो कुछ ना क्लास 9th का पढ़ते हैं आज, ये तो 10th का है, क्लास 9th का कुछ पढ़ते हैं। इसमें ना आपने ये फोर्स वाला जो चैप्टर है, फोर्स वर्क वाला पढ़ा होगा। कोई ब्लॉक है जिसका मास है m, कितना मास है m, इसका मान लो स्पीड v है और इसका एक्सेलरेशन मान लो ये, बराबर। तो इसका मोमेंटम क्या होगा? आसान है, m इंटू v, वेरी गुड। फोर्स m इंटू a, वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। अच्छा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में भी कुछ रिलेशन होता है क्या? नहीं, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एमवी तो है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में भी कुछ रिलेशन आ सकता है क्या? चलो ट्राई करते हैं। जैसे मोमेंटम किसके इक्वल mv, ये किसके इक्वल mv²/2। तो यहां समस्या क्या है, m 1 है और v 2 है। तो क्या करें, अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर देता हूँ, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, 1 है। इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ m, ये वाला m यहाँ आ जाएगा, m², v², ये वाला m नीचे आ जाएगा। इसको शायद मोमेंटम स्क्वायर लिख सकते नहीं, सो मोमेंटम स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ मास। तो क्या रिलेशन आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2। नहीं तो ये इसमें कोरिलेशन आ जाएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको एक ग्लोब दिया हुआ है जिसका मास है 10 kg, ठीक है। इसका स्पीड मान लो कुछ है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मान लो है कुछ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आसान है। इसका बेटे इस पे मोमेंटम क्या होगा इसका, mv, ठीक है। m कितना है जी, 10 है। 10 क्या, मास का यूनिट kg, तो 10 kg। स्पीड कितना बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड, तो क्या आ जाएगा 100 kg मीटर पर सेकेंड। आसान है, कर लोगे। चलो आपसे फोर्स पूछता, फोर्स क्या आता, m इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना बेटे 10 kg, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या आ जाएगा जी 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कुछ खास बात है क्या? इसको कहते हैं न्यूटन, क्या कहते हैं इसको, न्यूटन। सो दिस इज इक्वल टू 20 न्यूटन, बराबर है। 7th क्वेश्चन कर लो। काइनेटिक एनर्जी कितना बोलो, हाफ mv² है ना। मास कितना बेटा, बोलो जी 10 क्या kg, स्पीड कितना भाई 10 क्या भाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा भाई 10/2 5 kg, 10 का स्क्वायर कितना बेटे 100 मीटर स्क्वायर बाई क्या आपका सेकेंड स्क्वायर, नहीं तो 5 इंटू 100 कितना आ गया बेटा 500 क्या kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा पता है इसका एक खास नाम होता है जूल, क्या नाम होता है इसका, जूल। सो 1 जूल इज इक्वल टू, ये आएगा आपका kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ये भी इसमें रिलेशन, आसान है, आसान है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा मेरे ख्याल से एक वो भी होगा, एक ना वर्क वाला चैप्टर भी होगा। तो चलिए वर्क से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ एक फोर्स है F, डिस्प्लेसमेंट है कुछ S, और इनके बीच का एंगल है बेटा थीटा। कितना एंगल है इनके बीच का, थीटा। तो आपने पढ़ा होगा वर्क डन बाय द फोर्स
बता सकते हो कितना होगा? बस एंगल का नहीं आएगा। हाँ, क्लास 9th में शायद एंगल का नहीं बताते, क्योंकि हम मानते हैं कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, लेकिन ये एंगल पे भी हो सकता है, बराबर है। एक्चुअल रिजल्ट होता है एफ एस कोस थीटा। क्या होता है? एफ एस कोस थीटा। तो जो नहीं आता उसको दोबारा सीख लो। तो वर्क डन क्या हो गया? फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। कैसे याद रखेंगे इसको? देखो, वर्क डन, कोई वर्क माने काम, काम मान लो आप जैसे पढ़ रहे हो तो फोर्स लगा रहे हो कि नहीं, पेन पे फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है कि नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। एक टर्म और जोड़ दो, कौन सी? कोस थीटा, जो आज बढ़ा। कोस 0, 0 की 1 कोस 0 1, कोस 30, कोस 30 30, 45 60 90 0, कोस 0 0 की 1 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोस 30 45। देखो बेटा, समझो क्या है। मैं आपसे पूछूं अभी आप 1 घंटा पहले क्या कर रहे थे, बता सकते हो? 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले। तो आप जो कर रहे थे पूरा इंफॉर्मेशन उसका हमारे अंदर ही माइंड ब्रेन में कहीं है ना, बराबर है। लेकिन समस्या क्या है कि माइंड ब्रेन अपने तरीके से काम करता है, वही इंफॉर्मेशन याद रखता है जो काम की, जो जरूरत की है। हमें अपना नाम याद रहता है जो काम का है, जो काम का नहीं उसको भूल जाते हैं हम। उसी के लिए जरूरी है रिवीजन, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, माइंड के 3 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। नहीं, तो जो भी हम पढ़ रहे हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं, वो पहले कॉन्शियस माइंड में जाएगा, उससे फिल्टर होके सबकॉन्शियस और लास्ट में अनकॉन्शियस। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ऊपर से नीचे जाना। ऐसे मान लो जैसे वो होता है ना, वाटर फिल्टर होता है, सोचो 3 लेवल के फिल्टर है। तो अब जो भी हमारे साथ हो रहा है, अब जैसे आप यहाँ क्लास में बैठे हो, तो मैं जो बोल रहा हूँ साउंड, कान के थ्रू, आंखों के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, ये पूरा उस ऊपर है, पहले कॉन्शियस माइंड पे है, वो छन के जाएगा सबकॉन्शियस, फिर छन के अनकॉन्शियस। तो ऊपर से नीचे जाना तो नेचुरल है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। लेकिन जब नीचे से ऊपर उसको वापस लाओगे तो दुख होगा। देखा होगा ना, मतलब क्वेश्चन पूछना बहुत आसान है, आंसर बताना बड़ा मुश्किल, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस होता है। और पहला रिएक्शन होता है माइंड का, ब्रेन का, कि हमें हर उस काम से बचाता है जिसमें खतरा हो, जिसमें हमारा एनर्जी कंज्यूम हो, क्योंकि ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन है आपको सर्वाइव कराना। तो ब्रेन हर उस चीज का विरोध करेगा जिसमें एनर्जी कंज्यूम होता है, जिसमें जोर पड़ता है, जिसको कहते हैं फ्लाइट मोड ऑफ द ब्रेन। बायोलॉजी में पढ़ोगे क्लास 11th में, तो पूरा आएगा नर्वस सिस्टम का फ्लाइट मोड ऑफ द ब्रेन। फ्लाइट मोड एक्टिव करेगा, इसलिए बच्चे पढ़ने से बचते हैं। दुख होता है ना पढ़ते हुए, क्यों? क्योंकि वो नेचर में नहीं है। ऊपर से नीचे तो नेचर में है, लेकिन नीचे से ऊपर जब डाटा खींचोगे जोर पड़ेगा उसमें। लेकिन बेटा अगर ये सीखना है, अगर हमें बेहतर बनना है एक आम आदमी से, एक ह्यूमन, एक ह्यूमंस जो है वैसे तो एनिमल ही है, लेकिन बाकी एनिमल से थोड़ा सा अलग है, इसलिए ह्यूमन डोमिनेट करते हैं अर्थ को ना। बाकी जानवर है उनमें भी सब सर्वाइवल तो उनमें भी होता है, लेकिन ये तो नहीं होता। सोचा कभी कोई चूहा सोचे कि यार ये धरती कैसे घूमती है, आता होगा उसके मन में ऐसा? या कभी कोई बिल्ली सोचे कि यार ये सन जो है ये कितने डिस्टेंस, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? नहीं। या कोई बिल्ली सोचे लाइट को देख के कि यार इसमें से लाइट कैसे एमिट हो रही है? दे डोंट नीड, क्योंकि उनका टास्क है सर्वाइव करना, बस वो उतना ही सोचते हैं। लेकिन ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस में थोड़ा सा, क्योंकि ब्रेन जो है रिलेटिवली अगर देखें सबसे बड़ा ब्रेन होता है, मतलब साइज, बॉडी साइज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जितने भी स्पीशीज हैं उनमें सबसे बड़ा ब्रेन साइज ह्यूमंस का ही होता है, मतलब बॉडी के रेशो में। वैसे तो नील व्हेल है उसका साइज, लेकिन उसका साइज भी बहुत बड़ा है, तो रिलेटिवली ह्यूमंस का ब्रेन सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, इसी वजह से वो डोमिनेट कर पाते हैं। तो बेटा अब ये चीज जनरल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। इतने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, करीबन 20 लाख बच्चे, यही नीट में एवरेज है ना। सीटें केवल एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट की बात करें 50,000 है, एनआईटी, आईआईटी और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट की बात करें उसमें भी लगभग 42,000 के आसपास सीटें हैं। कॉम्पिटिशन्स आर एट इट्स पीक। तो रेशो बैठा लगभग 1:, आप मान के चलो 1:40 का रेशो बैठा, मतलब 40 में से केवल एक बच्चा ही सेलेक्ट होता है, बाकी सारे बाहर, रफली 2.5%। और वो बच्चे होते हैं जो बहुत पहले से अपने माइंड ब्रेन पे काम करने लगते हैं। वो ये सीख लेते हैं कि जो हमने पढ़ा था ना पास्ट में,
उसको प्रेजेंट में कैसे लाना है। भाई मैकेनिज्म क्या है, आप 11 12 2 साल पढ़ते हो, पेपर आता है, पेपर में क्या आएगा जो आपने 2 साल में पढ़ा। अब ये पता नहीं 2 साल में पहले महीने का चौथा चैप्टर आ जाए या लास्ट महीने का 5, यू डोंट नो, लेकिन इतना पता है कि सिलेबस इतना ही है। जो सिलेबस है टोटल लगभग 6000 पेजेस हैं A4 साइज के ना, इस साइज के, ये जो A4 साइज होगी, ये वाला ऐसे मान लो, दिस इज A4 पेज, ऐसे ऐसे ना 6000 पेज है। एग्जाम आता है 25 से 30 पेज में से, तो 200 में से केवल 1 पेज काम का है, और ये पता नहीं वो पेज कौन सा है, यू डोंट नो। तो बेटे क्या है, उसका एक बड़ा सीधा सा फंडा है कि आप डेली का टारगेट फिक्स करें कि मान लो डेली 50 पेज अगर पढ़े हैं, आज रात को सोने से पहले ये 50 के 50 पेज आपके टिप्स पे होने चाहिए, एवरीथिंग, क्योंकि पता नहीं क्या पूछ ले। तो समझ रहे हो, 11th की पढ़ाई थोड़ी सी अलग है, इज दैट क्लियर। 10th तक तो बहुत आसान है, लिमिटेड चैप्टर्स हैं, छोटी छोटी बुक्स होती हैं, उसी को आप कर लो तो नंबर आ जाते हैं आराम से। मेरे भी 93% थे, तो कोई बड़ी बात है नहीं। 11th में थोड़ा सा कहानी अलग है, जेईई नीट की कहानी थोड़ी सी अलग है, तो अपने जो थिंकिंग पैटर्न है उसको थोड़ा सा बदलना पड़ता है। अब आपने देखा नॉर्मली तो क्या करते हैं टीचर, एक कोई चीज़ बताएंगे उसी पे 50 सवाल करा दिए, वेरिएशंस नहीं है। यहाँ मैंने आपको मेरे ख्याल से 10-15 मिनट पढ़ाया होगा, अभी देख रहे हो कितने वेरिएशन करा दिए, कहाँ रिफ्लेक्शन, पहले थ्योरी वो आगे 10 सवाल कंसेप्चुअल वाले, फिर आपके रिफ्लेक्शन वाले, फिर उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ गई बीच में, फिर क्या आ गया, साइन थीटा कोस थीटा आ गया, फिर वापस से मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी, फिर वापस से वर्क डन। वेरिएशन है, और आप तभी इसको कर पाओगे जब उस तरीके से आप सोचोगे, है ना। तो क्या है कि बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो भी काम करो सिस्टम से करो, पैटर्न्स को समझ के पढ़ो, और ज़्यादातर समय अपना क्वेश्चन आंसर की टर्म में सोचो, दैट इज द बेस्ट वे आउट, क्योंकि फॉर्मेट वही है क्वेश्चन आंसर का। तो जिस भी तरीके से आए क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, वो खुद सोचो कैसे आएगा। इज दैट क्लियर। चलो इसको थोड़ा सा आगे करेंगे। तो बेटे वर्क डन होता है Fs cos थीटा। क्या होता है? Fs cos थीटा। ध्यान देने की बात। क्वेश्चन एक वो ले लो एग्जांपल, मान लो फोर्स दे रखा है आपको 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है बेटा 10 मीटर, और इसके बीच का एंगल है जी 60 डिग्री। कितना एंगल है? 60 डिग्री। बताना जरा वर्क डन क्या होगा? Fs cos थीटा। क्लियर है? फोर्स कितना? 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना भाई? 10 मीटर इंटू कोस, एंगल कितना है बेटा? 60। तो क्या होगा बोलो? 20 इंटू 10 कितना भाई? 200 न्यूटन मीटर, और कोस 60 कितना होता है? कोस 60 1/2। कोस 60 इज, हाँ कोई बात नहीं, कोस 60 इज 1/2। तो क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन मीटर। और बेटा न्यूटन मीटर की खास बात होती है, इसी को हम जूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जूल। जूल पहले भी आया था कहीं? कहाँ पहले कहाँ आया था जूल? हाँ वो तो है, और कहाँ आया था सोचो? जूल किसी और के भी बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी में भी तो आया था नहीं? कितना? थिंक केजी। आगे? वेरी गुड, मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। बराबर है? कर लोगे इसको? चले। अच्छा इसमें ना एक चीज और होती है, वर्क का जो, चलो यही डिस्क्राइब कर देते। वर्क का ऐसा यूनिट जूल, और अभी अभी सीखा है जूल को और क्या कह सकते हैं बेटा? न्यूटन मीटर। और क्या कह सकते हैं? केजी, मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। नहीं? ध्यान देने की बात। ठीक है, एक चीज, एक सिस्टम और होता है इसका ना, उसको हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सीजीएस। कौन सा सिस्टम? सीजीएस। सी माने सेंटीमीटर, जी माने ग्राम, एस माने सेकेंड। ये अलग सिस्टम है। तो इस सिस्टम में जो वर्क का यूनिट है बेटा, वो होता है अर्ग। क्या होता है? याद रहेगी बात, क्या चीज होता है? अर्ग। इज दैट क्लियर? और एक फंडा और है बेटा, 1 जूल में होते हैं 10 की पावर 7 अर्ग। कितने? 10 की पावर 7 अर्ग। ये कन्वर्जन फैक्टर से आ जाएगा। और एक चीज और, 1 न्यूटन में होते हैं 10 की पावर 5 डायन। कितने डायन? 10 की पावर 5 डायन। बात याद रहेगी पक्का? एक बार इसको नटशेल में रिवाइज करेंगे। तो आज हमने स्टार्ट किया वर्क डन से। कितना होता है वर्क डन? बोले Fs cos थीटा। याद रहेगी बात, क्या होता है? Fs cos थीटा। F क्या है बेटा? S क्या है? थीटा क्या है? एंगल। किस किस के बीच का एंगल? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन कर लोगे, ये वाला डेटा दिया होगा, वैल्यूज याद हो गई।
साइन 0, साइन 30, 45, 60, 90, cos 0, 30, 45, 60, 90, tan 0, 30, 45, 60, 90। अब याद हो गया, परफेक्ट याद हो गया। तो ऐसी बस रिवीजन का खेल है, एक छोटी सी चीज पढ़ो उसको रिपीट करो, ये उंगलियां इसीलिए दी हुई है। एक चीज पक्की होगी वो अपने से पता लग जाता है। एक बार वो ना आप सिस्टम समझो भाई, ऊपर से नीचे का तो होता ही है, वो तो सब में होता है, नीचे से ऊपर सीखना पड़ता है। यू हैव टू स्ट्राइव फॉर दैट। और उसका पहला रिएक्शन है खुद से लड़ना पड़ेगा। मन नहीं करेगा रिवीजन का, मन सोचेगा कैसे भागा जाए सिचुएशन को, नहीं बच सकते क्योंकि भाग लिया अगर एक बार। क्योंकि आपको पता नहीं हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है, अगर भाग लिया आप, वो न्यूरॉन्स न्यूरल कनेक्शन नहीं बन पाएगा, और वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा तो जो आपने सीखा वो सब जीरो हो जाएगा। तो इसलिए बेटे क्या है, भागना नहीं है, एक्सेप्ट करो, ठीक है 10 चीजें आपने पढ़ी, 4 याद है, कोई बात नहीं। अब सोचो कि वो बाकी की 6 कैसे याद करें। सो दिस इज हाउ वी लर्न। बराबर है, सुना दो एक बार। साइन 0, 30, 60, 90, चलो कोस पे, कोस 0, कोस 30, 60, 90, tan 30, 30, 1/√3, 1/√3, tan 45, वर्क का ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट। और जूल को और क्या कहते हैं, और फोर्स का ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट फोर्स का नहीं सुना, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को क्या कहते हैं, जूल, या इसी को कहते हैं न्यूटन मीटर। ठीक है। मोमेंटम कैसे निकालोगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन अपॉन 2m, ठीक है। लाइट वेव है, पार्टिकल है कि दोनों है, दोनों है। सबसे पहला थ्योरी कौन सा था लाइट का, कॉर्पस्क्यूलर, कौन सा, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट, है ना। किसने प्रपोज किया था, डिस्कार्टेज, किसने, डिस्कार्टेज ने, ठीक है। फर्दर डेवलप किसने किया था, सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे, रिफ्लेक्शन एंगल, और दूसरा लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया, कर लोगे, IR, XY, Z हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, बता सकते हो उसमें I कितना था, चलो XY निकाल लोगे। डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल Z 180 माइनस 2I, 10 भी तो था ना एक में, इसी केस में 10 एंगल भी था, ठीक है। फिर वो XY वाला कर लोगे, X एक्सिस पे भी मिरर है, Y एक्सिस पे मिरर है, दोनों से आपको निकालना हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ना कुछ मैं इसी पे आपको ना नया एक टॉपिक बता देता हूँ, इमेज फॉर्मेशन पे। किस पे, इमेज फॉर्मेशन। मिरर देखा है, तो मान लो किसी व्यक्ति की हाइट है 5 फीट और वो मिरर को देख रहा है, तो मिरर में कितनी हाइट दिखाई देगी, 5 दिखेगी, कौन सी बात है। अच्छा एक चीज और ले लो, सपोज ये मिरर है, ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूं और ये डिस्टेंस मान लो 2 मीटर है, तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा, 2 मीटर अंदर, बराबर है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ऐसे चलता हूं तो क्या मेरा इमेज भी चलेगा, नहीं मतलब चलेगा तो ना। सोचो मैं आगे जाता हूं तो इमेज कहाँ चलेगा, मैं ऐसे जा रहा हूं तो इमेज ऐसे, मैं ऐसे जा रहा हूं तो इमेज ऐसे, मतलब उल्टा चलता है। अच्छा अब एक चीज बताओ, मैं अगर ऐसे चलूं साथ ही चलेगा, आसान है। अब ये बताओ, मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ पे, इस मिरर को चला दो तो मेरा इमेज चलेगा कि वही रहेगा, पक्का। वेलोसिटी के केसेस आगे, बराबर है। इसी को अब डिस्कस करते हैं प्रॉपरली। तो क्या है बेटा कि मान लो कोई प्लेन मिरर आपको दिया हुआ है,
ए बी, कौन सा प्लेन मिरर है, ए बी। मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये मान लो कुछ 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से लाइट रे चला दो, एक तो बिल्कुल नॉर्मल चला दो। तो अगर इस लाइट के लिए मैं बात करूं नॉर्मल वाला, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0, नॉर्मल पे ही है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना आएगा, 0, मतलब वापिस आ जाएगा। इसको ऐसे सोचो, बॉल फेंकी आपने तो जितने पे फेंकी उतने पे वापिस आ जाएगी। एक लाइट रे और चला दो, मान लो यहाँ से नॉर्मल है, ये मान लो कुछ एंगल थीटा है, तो थीटा पे अगर गया तो थीटा पे जाएगा वापिस। ये एंगल अगर थीटा तो ये भी थीटा होगा, इसको कहीं यहाँ जोड़ दो। तो इमेज, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलती है बेटा, उसी को अपन कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं, इमेज। मान लो ये डिस्टेंस कुछ y है, कितना डिस्टेंस है भाई, y, तो ये थीटा है, तो ये भी कितना बेटा, थीटा। रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलेंगे, बराबर है। अब वो रियल में मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। रियल में मिलती है तो इमेज रियल होगा, रियल में नहीं मिलती तो इमेज वर्चुअल होगा। गॉट इट। तो ये y मान लो, अच्छा ये एंगल अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, ये अल्टरनेट वाले एंगल से समझ गए ज्योमेट्री का रूल। और ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा, थीटा। अब देखो इस ट्राइंगल में साइड कॉमन है, एंगल सेम है, तो एंगल अगर सेम है तो क्या मैं कह सकता हूं कि 4 और y भी इक्वल होंगे, सिमिलर हो गए ट्राइंगल्स, नहीं, y और 4 क्या हो गए, इक्वल हो गए। या तो ऐसे देख लो, या ट्रिग्नोमेट्री से, पर ट्रिग्नोमेट्री शायद आपने किया नहीं, वो tan थीटा वाला, वैसे देख सकते हो, उसमें भी ये बराबर आ जाएगा। कंक्लूजन क्या निकला कि ऑब्जेक्ट और इमेज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर वाला। इज दैट क्लियर। या हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट, इमेज और मिरर, हम ये कह सकते हैं कि मिरर जो है इसके मिड पॉइंट पे होगा। कहाँ होगा, इसके मिड पॉइंट, कि अगर ये डिस्टेंस x है बेटा तो ये डिस्टेंस भी आपका x होगा। इज दैट क्लियर। पक्का फंडा समझ आ गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं आपको कहा कि भाई ये कोई मिरर है और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है बेटा, ये मान लो कुछ 10 मीटर पे रखा है। बता सकते हो इमेज कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, कितने डिस्टेंस पे भाई 10 मीटर पे बनेगा, और कहाँ, बराबर है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, ऐसा दिया होता है कि ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रख दिया, अब बनेगा क्या इमेज, नहीं, क्योंकि ये सिल्वर्ड सरफेस है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, माने नो इमेज। क्लियर है। कई बार क्या कहते हैं आपको कि ना, जैसे ये देंगे मिरर यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, और ये डिस्टेंस कुछ 4 मीटर है। अब बता सकते हो इमेज कहाँ बनेगा, पीछे। लेकिन ये करो, अगर मिरर नहीं है तो भी इसको पीछे खींच लो, इमेज यहाँ पे 4 मीटर पे ही इमेज है, बराबर है। अब देखो एक चीज बता सकते हो, अगर ये ए बी है तो इसका इमेज कैसे बनेगा, इसका इधर बी, इसका इधर ए, नहीं। अच्छा, अगर ऐसे है यूं, इसका कैसे बनेगा, इसका इधर बी का बी पे, ए का ए पे, ये अगर इधर है तो इसका ये इधर होगा। एक चीज और, मान लो कोई बच्चा है वो सिमेट्रिकल है, इसका इमेज कैसा बनेगा सेम ही बनेगा, देखो बिल्कुल नहीं। अब देखो इसमें एक चीज और है, अगर मान लो ऐसा है कि एक बच्चा है, क्या है उसकी ना पेंसिल से मूछें बना दी, पेंसिल से मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा है, इसका इमेज कैसा बनेगा, देखो ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर होगा, मतलब लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट। इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। अच्छा, अगर ऐसा हो, ये कैसा बनेगा। अब इसमें क्या है भाई, ये तो सेम है लेकिन ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका इधर बनेगा, मिरर अगर है। क्लियर है। चलो, एक तो कॉन्सेप्ट ये होगा। इसमें बेटे एक चीज ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो उसका इमेज बनता है आपका वर्चुअल। कैसा बनता है, वर्चुअल। लेकिन एक केस है जो एनसीईआरटी को नहीं दे रखा, ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है बेटे तो इसका इमेज बनता है आपका, बराबर है, बराबर है। ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल,
ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल। किसके लिए? दिस इज फॉर प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होती है? मान लो ऐसे बोलेगा आपको कि भाई कोई मिरर है और यहां से लाइट रे आ रहा है और ये कहीं सोचो कि 4 मीटर पे मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? 4 मीटर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ऐसा लगता है कि मिरर के अंदर बैठा है, लेकिन हमें पता है कि मिरर के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? वर्चुअल। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? बाहर। तो ये कुछ लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा, ये बन गया इमेज। और पता है ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं कि ये भी 4 मीटर के डिस्टेंस पे हो। अब यहाँ पे लाइट रेज रियल में मिल रही है, मिल रही है कि नहीं? तो ये इमेज कैसा हो गया बेटा? रियल इमेज हो गया। कैसा इमेज हो गया? रियल। तो फंडा ध्यान रहेगा। तो कोई आपसे पूछे कि आप प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बना सकता है? बिल्कुल। रियल इमेज बना सकता है? बिल्कुल। ऑब्जेक्ट जब रियल है तो इमेज फॉर्म वर्चुअल, ऑब्जेक्ट जब वर्चुअल है इमेज फॉर्म रियल। ध्यान रहेगी बात ये पक्का? अच्छा, अब ना इसमें एक चीज करते हैं। कई बार मान लो ऐसा दिया होता है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, कोऑर्डिनेट्स समझते हो आप? एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पक्का? चलो, ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स है मान लो 4,6, इमेज के कोऑर्डिनेट्स है मान लो ये मान लो आप 8,10। ठीक है। आपसे पूछे बताइए मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, जो इनके बीच में होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो हमने अभी सीखा था मिरर बीच में होता है, मतलब मिरर मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 9th में? नहीं, मिड पॉइंट होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। पढ़ा है? पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो पढ़ लो। मिड पॉइंट है मतलब दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, मिड माने बीच का, मिड माने एवरेज, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना। तो अगर आपसे पूछे मान लो मिरर के कोऑर्डिनेट्स है xm, ym, क्या है बेटा? xm, ym। तो xm आपका हो जाएगा कितना? 4 + 8/2। 4 + 8 कितना? 4 + 8 कितना? 12। 12/2 कितना हो गया बेटा? 6। ym भी कितना भाई? 6 + 10/2। 6 + 10 कितना बेटा? 16/2 कितना हो गया आपका? बराबर है? क्लियर है इतना? पक्का? ये सब चीजें इसमें बराबर है। एक बार घुमा लो दिमाग में क्या क्या हमने पढ़ा, रिवाइज कर लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। yes. तो आज हमने बेसिकली स्टार्ट किया था रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा पहले तो रिफ्लेक्शन में पहले लाइट के बारे में डिस्कस किया नहीं? तो लाइट वेव है, पार्टिकल है कि दोनों है? क्लियर है? सेकंड चीज, कॉर्पस्कुलर थ्योरी किसने दिया था? डिस्कार्टेज। किसने? डिस्कार्टेज। तीसरी बात, इसको फर्दर किसने डेवलप किया? सर आइजैक न्यूटन ने। चौथी बात, प्रॉब्लम्स क्या थी इसमें? पार्शियल रिफ्लेक्शन था और थिन फिल्म इंटरफेरेंस था। पांचवी बात, वेव थ्योरी किसने प्रपोज किया था? क्रिश्चियन हाइजन ने। फिर YDSE, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने एक्सप्लेन किया था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। कौन से ईयर में? 1905। नोबेल प्राइज मिला था 1929 में। ठीक है, ये हमने इसमें डिस्कस किया थ्योरेटिकली। फिर इसका वो लॉज थे कौन कौन से? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड है नॉर्मल लाइज इन दी सेम प्लेन। फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चंस किए, एंगल x, एंगल y, एंगल z, डेविएशन वगैरह के एंगल देके क्वेश्चन किए, x एक्सिस y एक्सिस मिरर मान के उसमें क्या क्या था। ठीक है। फिर हमने थोड़ी सी बात की आपसे एनर्जी वर्क वाले फंडे में, है ना? तो उसमें था मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी। फिर पढ़ा हमने फोर्स किसके इक्वल? मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर काइनेटिक एनर्जी कितना भाई? हाफ m v²। मोमेंटम के साथ रिलेशन p²/2m। ठीक है। फिर और क्या था इसमें सोचो? और इसमें हमने क्या फिर उसके बारे में डिस्कस किया कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। नहीं, क्या सीखा? ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट